Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. वालेकुम सलाम। आज का सेशन वालेकुम सलाम स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हम ये सेकंड जो फेज है हमारा इस सब्जेक्ट में रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम और साथ साथ जो है वो एडवांस टॉपिक्स। इसमें अब हम जो है वो एम्बेडेड सिस्टम का एक प्रीमियर कंप्लीट करने के बाद अब हम जो है वो UML डायग्राम या UML मॉडलिंग जो लैंग्वेज है उसका कुछ पार्ट जो है वो पढ़ेंगे। इसके बाद तीसरी और आखिरी फेज आएगी जिसमें कि हम जो है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और फिर जो है वो एक इंटीग्रेशन का जो सेशन होगा कि किस तरीके से ये तमाम चीज़ें इंटीग्रेट होंगी, उसको मुकम्मल करते हुए ये कोर्स जो है ये कंप्लीट करेंगे। तो आज का सेशन जो है वो एक प्रोसेस है, आइटरेटिव प्रोसेस। सॉफ्टवेयर के जो लोग हैं यानी जो सॉफ्टवेयर से थोड़ा ज़्यादा फेमिलियर है उनके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन इसमें सिस्टम इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का भी कंपोनेंट है। तो दो तरह के प्राइमरली जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो कॉमन है। एक कहलाता है वाटरफॉल जिसमें के जी अदील आपका सवाल लेते हैं। एक कहलाता है वाटरफॉल। वाटरफॉल में जो फेज प्रोसेस के अंदर जो फेजेस हैं, जो स्टेजेस हैं, वो एक सीक्वेंस से चलती हैं। लेकिन जो सेकंड उसकी एक इम्प्रूवमेंट है वो है आइटरेटिव प्रोसेस। जी अदील, आप कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं? जी सर, आप जैसे कह रहे थे कि आज कंप्यूटर साइंस के हवाले से जो है वो काफ़ी चीज़ें हैं जो उनके रेलेवेंट करिकुलम से रिलेटेड होंगी। तो मैं ये पूछना चाह रहा था, जिस तरह जो इलेक्ट्रिकल वाले हैं कुछ उनकी भी रेलेवेंट एप्लीकेशंस अगर डिस्कस हों आने वाले लेक्चर में या किसी लेक्चर में, तो वो भी हमें भी बड़ा अच्छा फील होगा उसके लिए। जी बिल्कुल, क्यों नहीं। असल में ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी टॉपिक है क्योंकि जो और ख़ास तौर पे ये एम्बेडेड सिस्टम, इसकी एप्लीकेशंस तो तकरीबन हर एरिया में है। इसी तरीके से उसमें हार्डवेयर भी है, सॉफ्टवेयर भी है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है वो ये देखा गया है कि हार्डवेयर जो है वो प्राइमरीली इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल बोर्ड्स अवेलेबल है। तो बहुत सारे जो एक्सटर्नल कंपोनेंट्स हैं वो भी उसी के अंदर शामिल कर दिए गए हैं। अब जब हम मैथमेटिकल मॉडलिंग या जो सिमुलेशन डायग्राम्स की बात करते हैं तो उसमें तो आपका जो रिलेवेंट बनेगा पोर्शन, लेकिन सॉफ्टवेयर जो है वो भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि एम्बेडेड सिस्टम जब काम करता है। और अच्छी बात यह है कि सॉफ्टवेयर जो प्रोसेसेस हैं, सॉफ्टवेयर राइटिंग के जो मैकेनिज़म्स हैं, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इतनी तरक्की कर ली है कि अब सॉफ्टवेयर जो है वो कुछ लाइनों में या जो स्टैंडर्ड कोड है उसको एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में कंप्लीट किया जा सकता है। तो जो टास्क ऑफ एन इंजीनियर जो है और टास्क ऑफ जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है भी हद तक जो है वो एक रिस्ट्रिक्टेड, लिमिटेड या फोकस्ड हो गई है, जिसको कहना चाहिए। तो एप्लीकेशन ही प्राइमरीली गाइड कर रही होती है। तो यकीनन हम जो है वो आपका ये पॉइंट ज़रूर इंशाल्लाह इंक्लूड करेंगे। अभी जो हमने जो किताब प्राइमरीली ली है उसमें जो दोनों सिस्टम है इत्तेफाक से वो एक ट्रैफिक कंट्रोलर है और एक जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। दोनों का तल्लुक जो है वो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों से है। लेकिन चूंकि ये UML जो है इसकी अप्रोच इंडस्ट्री में और ख़ासतौर पे सॉफ्टवेयर इंटेंसिव एप्लीकेशंस में ज़्यादा विजिबल है, तो ऐसा महसूस होता है कि थोड़ा सा सॉफ्टवेयर की तरफ बायस हो गए। लेकिन एनी हो, आप देखेंगे कि ये जो कंसेप्ट है ये दूसरे एरियाज में भी वैलिड होगा। उम्मीद है मैं आपको जवाब दे पाए। और दूसरी चीज़ एक्सपर्टीज़ है। एक्सपर्टीज से मुराद ये है कि जो हमारे पास अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसी से हम आगे एक स्टेप बढ़ेंगे, फिर आप उस इंफॉर्मेशन को और एरियाज जो है उनमें आप उसको अप्लाई करें।
आप उनको देखेंगे किस हद तक वो एप्लीकेबल है। उम्मीद है कि इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। जी अदिल साहब आगे चलें। जी सर, थैंक यू। जी सर, बिल्कुल। जी, तो जो जनरल पर्सपेक्ट है या जो एक यूँ समझे कि प्रेपोजिशन है वो ये है कि यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज इज ए जनरल पर्पस मॉडलिंग लैंग्वेज फॉर सॉफ्टवेयर इंटेंसिव सिस्टम्स। बट हम देखेंगे कि जब हम नेक्स्ट सेशन जिसमें हम स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे तो उसमें यूएमएल से जो लिंक स्टैंडर्ड्स हैं तो उसमें आप देखेंगे कि अदर इंडस्ट्रीज आर आल्सो पार्ट ऑफ इट। थोड़ा सा कुछ जगहों पे मैं जरा जल्दी जल्दी चलूंगा। ये प्रोसेस आपको राइट साइड में नजर आ रहा है। इसमें दो डिपार्टमेंट काम कर रहे होते हैं। एक तो सिस्टम इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है और इसी तरीके से एक सॉफ्टवेयर जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। तो जो प्राइमरली सिस्टम इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है इसने एक यूज केस जो है वो बना के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को देना है और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने फिर उसके ऊपर एक सिस्टम डिजाइन करके देना है। वो सिस्टम जो है उसका हार्डवेयर जो है मे बी वो इस यूज केस का हिस्सा हो, यानी पहले से सिलेक्टेड हार्डवेयर हो सकता है हार्डवेयर सिलेक्टेड ना हो, तो उस सूरत में हार्डवेयर की सिलेक्शन भी इस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आएगी। तो आम तौर पे दो तरह के सिनेरियोज जो हैं वो डिस्कस किए गए हैं। एक तो इसमें अगर आप देखें तो सिंगुलर हैंड ऑफ लिखा हुआ, यानी एक ही वक्त में तमाम रिक्वायरमेंट्स जो है वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को दे दी गई और उसके बाद जो है वो एक फीडबैक जो है वो जब एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है तो यूजुअली एक फीडबैक जनरेट होके सिस्टम इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को पहुंच जाती है। वो फिर उसको दोबारा से यूज केस के साथ मैच करते हैं। लेकिन जब सिंगुलर हैंड ऑफ की बजाय आइटरेटिव हैंड ऑफ होगा, से मुराद ये कि जो हैंड ऑफ है वो चंक्स में आ रहा होगा कि पहले ये बनाइए फिर उसके बाद फीडबैक आई, अच्छा अब आप ये बनाइए और इसमें ये चेंज कर लीजिए, और फिर एक फीडबैक आई, अच्छा अब आप ये चीज छोड़ दीजिए और ये नई फीचर ऐड कर लीजिए। तो इस तरीके से वो एक फिर डिफरेंट सिनेरियो बनेगा। तो दो सिनेरियो बनेंगे, एक जिसमें जो है वो नो और लिटिल हार्डवेयर और दूसरा जिसमें सिग्निफिकेंट जो है वो हार्डवेयर की इन्वॉल्वमेंट होगी। ये चीज हम देखेंगे। तो इसमें पहले तो हम प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, इसके बाद जो है वो प्रोसेस का अच्छा होना, ऑब्वियसली के प्रोसेस जो है जैसे हार्मोनी प्रोसेस है तो ये व्हाट इट इनेबल्स, क्या मतलब क्या इसकी फीचर क्या है, व्हाई इट इज हार्मोनी इसका नाम है। अगर आप देखें तो प्राइमरली एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है ना हार्मोनी, और उसमें अंदर फिर ऑर्केस्ट्रा बनता है और ऑर्केस्ट्रेशन बनती है। तो उसमें होता ये है कि जितने भी जो प्लेयर्स हैं वो एक खास तरतीब से जो है वो अपने जो इंस्ट्रूमेंट्स है ना उनका इस्तेमाल करते हैं। तो जो साउंड प्रोड्यूस होती है ना वो एक अच्छी और अपीलिंग साउंड होती है। और अगर वो सब हर कोई अपना अपना वो क्या कहते हैं इंस्ट्रूमेंट अपने अंदाज के मुताबिक अगर इस्तेमाल करना शुरू कर दे तो उसमें वो नॉइस होगी प्राइमरीली, वो कोई आउटपुट नहीं होगी। इससे मुराद ये कि वो कोई अपीलिंग आउटपुट नहीं होगी। ऐसी प्रोडक्ट जो है जिसमें हर शख्स ने बजाय प्रोडक्ट के ओवरऑल जो क्वालिटी है उस पर काम किया हो, वो अगर उसने सिर्फ अपना ही हिस्सा चमका दिया हो ये मैं तो सबसे बेहतर कर लिया है, बाकी सब लोग उससे इफेक्ट हो रहे होंगे, तो ऐसी प्रोडक्ट मार्केट में बिकने का चांस जो है वो बहुत रेयर है उस बैलेंस प्रोडक्ट के मुकाबले में जिसमें तमाम प्लेयर्स ने अपना जो पार्ट है वो एक मिलजुल के, यानी एक कम्युनिकेशन जो अच्छी कम्युनिकेशन और एक अच्छे प्रोसेस के थ्रू किया हुआ। एनी हो, ये तो एक कॉमन सेंस की बात है, इसका टेक्निकल नॉलेज से कोई तल्लक नहीं है। हार्मोनी डेवलपमेंट आइटरेशन जो है इट हैज दीज 4 प्रोसीजर्स जो कि साइकिल होगा: एनालिसिस, डिजाइन, ट्रांसलेशन,
वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। ट्रांसलेशन हम समझ सकते हैं कि ट्रांसलेशन इनटू ए सॉफ्टवेयर एंड ट्रांसलेशन इनटू ए कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ताकि वो जो प्रोडक्ट प्रोटोटाइप बनेगा और वो प्रोडक्ट प्रोटोटाइप जो है वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम रिफाइन होके एक यूजर एक्सेप्टेंस से जब गुजरे जाएगा फिर वो प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, लेकिन वो प्रोडक्ट बनने तक वो वेरिफिकेशन और वैलिडेशन का जो साइकिल है ना उससे भी उसको गुजरना है। तो अब हम इसमें इन जो कंसेप्ट्स हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता रिफ्रेश करते हैं। बहुत थोड़े से कंसेप्ट नए हैं, बाकी सारी चीजें जो हैं वो हम आमतौर पे लिटरेचर्स में गो थ्रू कर चुके हैं। सबसे पहले एक प्रोसेस की डेफिनेशन, बहुत शॉर्ट फॉर्म में हम प्रोसेस को सेट ऑफ एक्टिविटीज कह सकते हैं, और इसका जो आउटपुट है वो या तो एक नई प्रोडक्ट होगा या किसी प्रोडक्ट के अंदर कुछ चेंज होगा। अगर हम देखें तो ये जो तीन चीजें इसमें कॉमन आपको नजर आएंगी। पहले तो एक वर्कर रोल है, और वर्कर रोल जो है उसको एक एक्टिविटी बेस किया जाएगा, यानी उसकी एक असाइनमेंट होगी कि ये वर्कर प्राइमरीली क्या टास्क परफॉर्म करेगा, और वो एक्टिविटी जो है वो जनरेट करेगी एक वर्क प्रोडक्ट। और ये जो वर्क प्रोडक्ट है प्राइमरीली, चूंकि ये एक और एरो भी उन्होंने दिखाया हुआ है, तो ये वर्कर रोल के ऊपर हाईली डिपेंडेंट हो रही होगी, और ये एक्टिविटी और वर्क प्रोडक्ट के दरमियान जो है बाई डायरेक्शनल इंटरफेस है। उसको भी हम देखते हैं कि वो बाई डायरेक्शनल क्यों है। अगर हम देखें तो सबसे पहले हम अगर वर्कर को एक रोल असाइन किया गया है, ठीक है, जैसे उसने सॉफ्टवेयर का एक कंपोनेंट बनाना है या हार्डवेयर की सिलेक्शन करनी है, तो देन द वर्कर इज गाइडेड with the process definitions, with the guidelines, and with a timetable, and also the appropriate tools। तो ये जो है ये उसको प्रोवाइड किए जाएंगे। Then there is a quality assurance, that means there is some supervisor which is primarily monitoring the work, or this person has to report to। Then once the activity is complete, या activity का एक component जब complete होगा, तो it will primarily either generate a new product or it will modify or enhance an existing product। तो जो product होगी that has also go through the audit, which is according to some standard, and it may generate a defect report कि if it जो प्रोडक्ट है वो अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन है उसको मीट कर रही है या नहीं। एंड देन आल्सो देयर इज ए कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट व्हिच इज प्राइमरीली मैनेजिंग द वर्क प्रोडक्ट के ये वर्क प्रोडक्ट जो है ये मार्केट रेडी है, या मार्केट रेडी होने के लिए इसमें क्या चीज कम रह गई है। और देन again if new configuration comes in, then it has to again forward it and a new activity has to be performed। इसीलिए ये बाई डायरेक्शनल है। तो उम्मीद है कि इस वर्क फ्लो को हम समझ गए होंगे। ये एक जनरल वर्क फ्लो है जो कि तमाम जो हम प्रोसेस पढ़ेंगे या उसके अंदर जो वर्क फ्लो पढ़ेंगे उसके अंदर यही हो रहा होगा। इसीलिए जो है वो इस जो सेशन है इसमें तमाम चीज़ जो है उनको एक वर्क फ्लो की सूरत में जो है वो रिप्रेजेंट किया गया है, ताकि उसके अंदर होने वाली जो डिफरेंट टास्क हैं या छोटी जो एक्टिविटीज हैं वो नजर आ जाए कि वो क्या है। तो प्रोसेस क्या है, सेट ऑफ एक्टिविटीज, और इसकी आउटपुट क्या है, इट क्रिएट्स और मॉडिफाई ए प्रोडक्ट। अच्छा, प्रोसेस क्यों जरूरी है और एक अच्छे प्रोसेस की क्या अहमियत, या क्या एक अच्छा प्रोसेस हम कहेंगे किसी प्रोसेस को। तो सबसे पहले कि प्रोसेस इज नीडेड टू इम्प्रूव व्हाट, इम्प्रूव लाइफ एंड प्रोडक्ट। हम तो प्रोडक्ट पे प्राइमरीली बेस करते हैं, बट देयर आर आल्सो प्रोसेसेस व्हिच इम्प्रूव लाइफ, which improve both life and products। We know those processes। कुछ golden principles होते हैं।
कुछ किताबें जैसे हम टेक्निकल बुक्स पढ़ते हैं तो कुछ और किताबें भी होती हैं जो कि कभी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं और कभी मोस्ट इम्पोर्टेंट होती हैं. सो दिस इम्प्रूवमेंट एक्चुअली डिपेंड ऑन यूज ऑफ ए गुड प्रोसेस. और गुड प्रोसेस के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं और नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें हम उसकी अहमियत को और समझ लेंगे. प्रोवाइड ए प्रोजेक्ट टेम्पलेट. जब हम प्रोडक्ट के हवाले से बात करेंगे तो एक अच्छा जो प्रोसेस होगा इट विल प्रोवाइड ए टेम्पलेट, प्रोडक्ट टेम्पलेट. जैसे हमारे पास आजकल मिड टर्म चल रहे हैं तो मिड टर्म के एग्जामिनेशन प्रोवाइड अस ए स्टैंडर्ड टेम्पलेट जिसके अंदर जो है वो हम अपने क्वेश्चन डालते हैं और कुछ इंफॉर्मेशन डालते हैं. Then it improve the product quality in terms of number of things. ये number of things नीचे लिखी हुई है. It decrease defects. It lower the severity of defects. कुछ defects remove नहीं किए जा सकते. जैसे कि हम जो लोग सेमीकंडक्टर थ्योरी को जानते हैं तो उनको पता होगा कि there is a reverse current in the semiconductor. जिसको स्टैंड बाई, अगर कोई सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट है, टीवी है, स्टैंड बाई मोड में भी, चार्जर है, स्टैंड बाई मोड में भी बिजली कंज्यूम कर रहा है, कम कर रहा है बट कर रहा है. इम्प्रूव द रीयूजेबिलिटी एंड इम्प्रूव द स्टेबिलिटी एंड मेंटेनेंस, जो कि प्राइमरी इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग कंसेप्ट्स हैं. इम्प्रूव प्रोजेक्ट predictability, amount of effort required and the time. Obviously both things are very important क्योंकि ये HR और जो मार्केट नीड है उसके पर्सपेक्टिव में है. देन द कम्युनिकेशन विच इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. हमने देखा कि अगर एक पर्सन बहुत अच्छा है, जरूरी नहीं उसकी बहुत अच्छी प्रोडक्ट जो है वो जो फाइनल प्रोडक्ट है उसको इम्प्रूव कर पाए. सो कम्युनिकेशन एंड टाइमली कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसके बाद हम अगर हम बैड प्रोसेस हमने अडॉप्ट कर लिया है तो कैसे आइडेंटिफाई करें कि वो बैड प्रोसेस है और फिर क्या करें कि गुड प्रोसेस की तरफ चले जाए. सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो है गोल्स. गोल्स कैन बी अचीव्ड विद अ गुड प्रोसेस, जबकि जो बैड प्रोसेस होगा वो कभी भी आपको गोल अचीव करने में मदद नहीं देगा, वो रुकावट पैदा करेगा. सो a bad process primarily will not help to achieve the goal. तो उसका तरीका क्या होगा? Then we have to change the process. यानी वो जो प्रोसेस जो हमने सेलेक्ट कर लिया जो कि अनफॉर्चुनेटली एक बैड प्रोसेस निकला, उसको हमने वी हैव टू चेंज दैट प्रोसेस. दैट इज द ओनली टू अचीव द गोल. अब हम कुछ शार्ट डेफिनेशंस और भी आ जाएंगी. प्रोसेस, फेज एंड वर्कफ्लो. वर्कफ्लो तो हमने अभी थोड़ी देर पहले प्रोसेस का देख लिया है, लेकिन फेज और प्रोसेस ये फिर आपस में कैसे लिंक्ड है. Process is normally organized in the form of phases, or phases are large scale activities, and these phases are primarily with one or more workflows. What is a workflow? Is a sequenced set of activities जो कि पहली डायग्राम में इतनी डिटेल में नहीं बताई गई थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो डिटेल में आनी शुरू हो गई. एक एग्जांपल है UML एक्टिविटी डायग्राम. तो आगे चलते हैं. वर्कफ्लो कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ UML एक्टिविटी डायग्राम. सो व्हाट आर द एक्टिविटीज? एक्टिविटीज आर द टास्क्स एंड दे आर ग्रुप्ड टुगेदर इनटू व्हाट इज नोन एज द वर्कफ्लोस, जो कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस हैं और दे आर फोकस्ड एंड दे आर फोकस्ड क्योंकि इनकी एक इनपुट होगी, एक आउटपुट होगी और इसी तरीके से कुछ लोग काम करेंगे और वो क्या काम करेंगे उसको एक्टिविटीज में स्पेसिफाई होगा. लेकिन जनरली एवरी एक्टिविटी रिजल्ट्स इन द क्रिएशन और मॉडिफिकेशन ऑफ एटलीस्ट वन वर्क प्रोडक्ट. ये हम 2-3 दफा रिपीट कर चुके हैं कि एक्टिविटी की आउटपुट क्या होगा. देन देयर इज अ वर्क प्रोडक्ट जो कि प्राइमरली आउटपुट ऑफ एक्टिविटी होगी. एंड अगर हम देखें तो most important work product is the system,
एंड देयर आर आल्सो अदर प्रोडक्ट्स जिसमें अगर आप देखें तो मल्टीपल थिंग्स है, सोर्स कोड है, सॉफ्टवेयर मॉडल है, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है, हैजर्ड एनालिसिस है जिसको रिस्क एनालिसिस भी कहते हैं, सेफ्टी एनालिसिस है, टेस्ट वेक्टर्स एंड सो ऑन, नंबर ऑफ थिंग्स। अब हम हार्मोनी प्रोसेस जो है ना उसका एक एस्पेक्ट देखेंगे, व्हाट इज कॉल्ड द टाइम फ्रेम्स। इसको 3 टाइम फ्रेम्स में डिवाइड किया गया है, इसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा जानेंगे कि इन टाइम फ्रेम्स में क्या है। एक नटशेल के तौर पे मैं आपको अच्छा इस डायग्राम के बाद हम एक छोटा सा ब्रेक भी लेंगे और वो ब्रेक 1-2 मिनट का होगा जिसमें आपके क्वेश्चन में लूंगा। ओके, फर्स्ट इज द मैक्रो स्केल, महीनों पे और सालों पे मुहित होगा और इसके जो 4 प्रोसेस, अच्छा ये सारे आइटरेटिव है और आइटरेटिव इंटरनली भी आइटरेटिव है। फोकस ऑन की कंसेप्ट्स, focus on concept refinement, focus on design and implementation, focus on optimization and deployment. These are the 4 processes जो कि इसमें iteratively चलते रहेंगे। Obviously ये iteratively उन्होंने इस तरीके से मिला दिया है कि ये महसूस हो रहा है कि ये ओवरलैपिंग। Then there is a micro scales जो कि 4 to 6 weeks उसने टाइमलाइन दिया है टिपिकली, और इसके अंदर जो है वो एक यूज केस की बात कर रहा है, यानी एक प्रोडक्ट यानी आउटपुट, सिंगल प्रोडक्ट। बाज अगर केस में हम एक ही सिंगल प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं तो वो फिर एक ही माइक्रो स्केल के अंदर एक ही बॉक्स बनेगा, लेकिन अगर बड़ा प्रोजेक्ट है उसमें 2-3 प्रोडक्ट्स हैं या एक ही सॉफ्टवेयर की 3-4 फीचर्स जो है उनको बढ़ाया जा रहा है या बेहतर किया जा रहा है। और देन देयर इज अ नैनो स्केल जो कि आवर्स और मिनट्स और आवर्स और डेज के ऊपर मुहित होगी, जो कि इसका एक सब कंपोनेंट होगा, स्मॉल थिंग। सो दीज आर द टास्क। कुछ स्लाइड्स अब इसके बाद जो मैंने आपको बताया है उसकी इंग्लिश में कैसे लिखा हुआ होगा टेक्स्ट पे फेस करेंगे। ओके, नाउ वी टेक ए स्मॉल ब्रेक हियर। एनी क्वेश्चन? जी अब्दुल वहाब साहब, आपका कोई सवाल है? अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप स्लाइड को थोड़ा पीछे कर दें। पीछे स्लाइड पे ले जाए। जी जी सर, बैक स्लाइड पे जहाँ हम प्रोसेस की डेफिनेशंस देख रहे थे और एक डायग्राम थी। जी सर, ये वाली। सर इसमें एक चीज है, कीवर्ड लिखा हुआ है क्वालिटी एश्योरेंस। तो क्वालिटी एश्योरेंस में ऊपर जो एरो हमें शो ऑफ कर रहा है वो कर रहा है रिव्यूज, यानी कि जब हम ऑन गोइंग एक्टिविटीज यानी कि हम जो प्रोसेसेस को अडॉप्ट कर रहे हैं उसके हम रिव्यूज ले रहे होते हैं कि कस्टमर से भी, एंड यूजर से भी, क्लाइंट से भी, और जो हमारा डेवलपर है उससे भी हम रिव्यूज ले रहे होते हैं, जिसके अंदर हमारी फॉर्मल टेक्निकल रिव्यूज वगैरह आ रहे होते हैं। लेकिन जो हम जब प्रोडक्ट के ऊपर आ जाते हैं, जब हमें फाइनल प्रोडक्ट बना चुके, तो उस वक्त हम क्वालिटी एश्योरेंस को यूज करेंगे, क्वालिटी कंट्रोल को यूज करेंगे, क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल जो होता है वो इट्स ऑल अबाउट द प्रोडक्ट, और एश्योरेंस जो होता है वो प्रोसेस के लिए होता है। तो यहाँ पे क्वालिटी एश्योरेंस के साथ ऑडिट का जो कनेक्शन है वो समझ नहीं आया। आपका सवाल बहुत अच्छा है और इसका जवाब जो है वो आगे आने वाली स्लाइड्स में मौजूद है। देखिए क्वालिटी, चलें ठीक है सर। आपका बात बिल्कुल सही है। पहले तो आपका सवाल का रिपीट कर लेते हैं कि क्वालिटी जो है अश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी रिव्यूज, क्वालिटी ऑडिट्स, क्वालिटी डिसिप्लिन के अंदर जो है वो बहुत सारी चीजें हैं। अब यहाँ पे कौन सी चीज जी जी ठीक है, पहली चीज तो जी सर। आपका सवाल दोबारा रिपीट कर दूं कि क्वालिटी एश्योरेंस से यहाँ प्राइमरीली क्वालिटी का कौन सा प्राइमरी जो टूल है वो यूज किया जा रहा है, या क्वालिटी का कौन सा जो एस्पेक्ट है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो इसका आंसर जो है वो बहुत सिंपल है कि एक जनरल पर्सपेक्टिव जो है वो यहाँ शो किया गया है, क्योंकि ये प्रोसेस की डेफिनेशन, जी इसका क्वालिटी के साथ डायरेक्ट लिंक नहीं है। दूसरी चीज, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर प्रोडक्ट जो है वो अभी बनी है तो उसका क्वालिटी एश्योरेंस होगा। जी
जैसे आपने भी इस चीज को अपने सवाल में बताया कि अगर प्रोडक्ट बनी है तो उसका, अच्छा अब ये चीज हो सकती है प्रोडक्ट पहले से बनी हुई हो और क्वालिटी एश्योरेंस के बाद अब वो कस्टमर प्रेमिसेस में आई है और कस्टमर अब क्या करेगा उसके साथ। ऑब्वियसली कस्टमर भी उसको ऐसे तो नहीं लगाएगा, वो पहले उसको चेक करना चाहेगा कि जो चीज जो स्पेसिफिकेशन जो उसने मंगवाई है वो उसके अकॉर्डिंगली है या नहीं है, वो सैंपल का क्वालिटी ऑडिट करवाएगा। जी यकीनन वो क्वालिटी ऑडिट जो है वो किसी ना किसी जो उसने जो रिक्वायरमेंट्स दी होंगी उनके अगेंस्ट ही होगा। तो वो जी मेनली आप उसको क्वालिटी एश्योरेंस तो नहीं कह सकते, लेकिन क्वालिटी ऑडिट तो जरूर कह सकते हैं उसको कि वो कम सर, उसको क्वालिटी कंट्रोल नहीं कह सकते हम, वो यूएटी पे, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट पे जाके यूजर्स की परफॉर्मेंस वो पैरामीटर आपने और आपके सवाल के अंदर ही उसका जवाब था। क्वालिटी जी जी कंट्रोल आप उस वक्त करेंगे जब आप किसी स्टैंडर्ड को यूज करेंगे ना, यानी या किसी चीज को स्पेसिफिकेशन को यूज करते हुए। क्वालिटी कंट्रोल उस वक्त आता है जब आप प्राइमरली, अब चूंकि आपका सवाल जो है ना वो मल्टीपल है, वो बहुत जगहों पे एप्लीकेबल है। जब प्रोडक्ट बनी जी सर एश्योरेंस तो वो भी तो क्वालिटी कंट्रोल ही है। जी तो प्रोडक्ट आप मार्केट में भेजने वाले हैं, वो एक क्राइटेरिया को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही। बिल्कुल, वो एक स्टैंडर्ड फॉलो कर रही होती है। हाँ, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपका जो सवाल है ना वो बहुत ही टिपिकल और एक पर्टिकुलर सिनेरियो पे एप्लीकेशन के लिए या क्वालिटी के अंदर एक छोटा सा डिपार्टमेंट है। ठीक है, तो वो इस कॉन्टेक्स्ट में है, जबकि यहाँ जो हम आपको बता रहे हैं ये एक जनरल इम्प्लीमेंटेशन है जो अभी प्रोडक्ट बनी है या जो मॉडिफाई हुई है उसके साथ लिंक कर रहा है। जी जी क्वालिटी वाले जब भी आते हैं वो दो काम करते हैं, एक तो जी उनके जी पास एक गाइड होती है छोटी सी और वो उस जी गाइड सर, को ही मैनुअल कहते हैं इस्तेमाल उसको। करते हैं और उसके अलावा वो जी तीसरी चीज नहीं देखते। सेकंड चीज, बहुत सारा डेटा इकट्ठा करके गायब हो जाते हैं और कई बाद वो अपनी रिपोर्ट देते हैं। रिपोर्ट के साथ साथ वो एक छोटा सा कॉन्टेक्ट भेज देते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका नेक्स्ट ऑडिट अच्छा हो तो आप हमसे कंसल्टेंसी लें। बिल्कुल सर, ऐसा ही करते हैं तो और डिफेक्ट रिपोर्ट बहुत ज्यादा वो अपडेटेड रख देते हैं। तो ये क्वालिटी के साथ हमने काम किया हुआ है और हमें पता है जी कि जी क्वालिटी गाइड जो है उसको इस्तेमाल करने का कितना फायदा और कितना नुकसान है। क्योंकि पर्सनल एक्सपीरियंस है इसलिए मैं आपको इतना बता पा रहा हूँ, अदरवाइज शायद मैं जी आपको जी इतना नहीं बता पाता। क्योंकि आगा खान में हमारे पास जो था वो JCIA और ISO स्टैंडर्ड है और जी जी उसका जी सर। ऑडिट हम करवाते थे तो वो सारे डॉक्यूमेंट, वो आता था बंदा आके हमारे सिस्टम के अंदर से बहुत सारे लॉग्स उठा के ले जाता था, फिर महीने के बाद उनकी रिपोर्ट जी और सर, वो साथ आईएएस ही ऑडिट के डिपार्टमेंट होते हैं। ये फिर एक कॉन्ट्रैक्ट आ रहा होता था। आमतौर पे मुझे भूल गया पता नहीं, दर्द में हमारे पास जो ऑडिट है ना वो फर्गुसन से कंसल्ट किया हुआ है, लेकिन आरिफ हबीब से आते थे, मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन मुझे जो में नाम आ रहा है वो आरिफ हबीब ही आ रहा है। उनकी सर भी, बड़े जायंट है, वो करवाते हैं थर्ड हाँ, पार्टी से ऑडिट वगैरह। उनकी भी अपनी एक कंसल्टिंग फर्म है जो कि जी जी ऑडिट के लिए हेल्प करती है। चलिए आगे चलते हैं, और कोई सवाल है किसी का? ये साहब ने हमारा काफी टाइम जो जजाकल्ला है सर, वो जजाकल्ला। माशाल्लाह यूजफुल बना दिया है। अच्छा, ये सेशन खत्म होगा तो आप लोगों ने जाना नहीं, ये जी जी सर, रिकॉर्डिंग में इंशाल्लाह इंशाल्लाह। 5-10 मिनट में ये रिकॉर्डिंग जो है कंप्लीट हो जाती है, तो फिर दोबारा से इसी सेशन को तकरीबन 5-7 मिनट में ज्वाइन कर लूंगा मैं। जी सर। ठीक है, अब आगे चलते ये जी जी कुछ इंफॉर्मेशन जो है मैं स्किप करूंगा जिसमें जो है वो अ, जो मैक्रो स्केल है उसकी डिटेल दी गई है और इसी तरीके से जो है वो माइक्रो साइकिल्स जो हैं उनकी डिटेल दी गई है और इसी तरीके से जो नैनो साइकिल है उनकी डिटेल दी गई है कि जिनके ऑर्डर जो है वो मिनट्स टू आवर्स होते हैं और ये आगे फर्दर ब्रेक डाउन। लेकिन इसमें एक जो स्लाइड है इसको मैं थोड़ा सा फोकस करना चाहूंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। So the general guideline that comes out from the experience is that start with one incomplete object. That means start with one thing and work in isolation and through model execution complete that one thing and then add another object and start working on both. जब वो आपस में काम कर लें उनको रिफाइन करें, फिर
इसी तरीके से ऐड करते चले जाए, इंक्रीमेंटल प्राइमरली। सो द कंसेप्ट इज मेक स्मॉल एनहेंसमेंट एंड डेवलप द कैपेबिलिटी towards the final goal and take small incremental step। अच्छा, इसमें हम थोड़ी सी एक चीज बताना भी चाहेंगे। ये थोड़ा सा एक एक्सपर्ट था, थोड़ा सिक्योरिटी से रिलेटेड, तो वो कुछ चीजें ऐसी बनाते थे जैसे ये जो टूल प्लाजा है उस पे लगे हुए वो क्या कहते हैं, जो बैरियर्स लगे होते हैं, हम जब टूल पे कर देते हैं तो वो खुल जाता है। और एयरपोर्ट पे आपने देखा होगा उन्होंने अब ऑटोमेटिक कर दिया है, जाके बटन दबाएं वो निकालता है, एक छोटी सी स्टिच निकालता है और तस्वीर खींचता है और फिर आगे आपको जाने देता है। तो उनसे हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि हमेशा जो है वो यही चीज बताई थी कि हमेशा एरर एंड ट्रायल से जो है वो स्टार्ट करें और फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को रिफाइन करते हुए फाइनल प्रोडक्ट तक ले जाएं। और ये जो प्रोसेस है इसमें टेक्निकल कैपेबिलिटीज चाहिए होती हैं, लेकिन द एक्चुअल थिंग इज व्हेन एंड हाउ टू स्टार्ट। बस आप एक दफा स्टार्ट कर लें। ओके, अब हार्मनी प्रोसेस का थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। इसे जनरल सिस्टम डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इट्स एम्फेसिस इज ऑन डेवलपमेंट ऑफ रियल टाइम एंड एम्बेडेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। और इसमें ऑब्वियसली एजाइल जो नेचर है जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की वो भी इनकॉर्पोरेटेड है, जिसके अंदर जो है वो मल्टीपल आइटरेशंस और रिव्यूज और मीटिंग्स शामिल। अच्छा, इस प्रोसेस में दो तरह के प्रोसेस हैं, जिसमें एक मैंने बताया था कि आइटरेटिव हैंड ऑफ है, जिसके अंदर लिटिल और नो हार्डवेयर इन्वॉल्व है बिकॉज हार्डवेयर इज ऑलरेडी डिजाइन। तो ये एक हाइब्रिड या फुल हार्मोनी प्रोसेस कहलाता है, जिसमें हम इतने इंटरेस्टेड नहीं हैं। हम इंटरेस्टेड हैं द हार्मोनी प्रोसेस विच इज एप्लीकेबल ऑन एम्बेडेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, यानी जो हमारे कोर्स से मिल। इसमें क्या होता है, इसमें सिंगुलर हैंड ऑफ होता है, एक ही दफा जो रिक्वायरमेंट्स है वो बना के जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है उसको मिल जाती है और फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट उस पर काम शुरू कर देता है। हमारा फोकस इसी चीज के ऊपर है, ठीक है। अच्छा, इसमें दो हिस्से चूंकि मौजूद हैं तो उन दोनों की जो एरियाज हैं या जो इस डायग्राम के अंदर जो ये जो साइकिल में अगर आप देखें तो 4 फेजेस और इसमें देखें तो 5 फेजेस नजर आ रही है, इनको यहाँ लिख दिया है। सिस्टम इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट प्रोसेस हैज टू थ्रू दिस फेजेस: रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, फंक्शनल एनालिसिस, आर्किटेक्चरल स्पेसिफिकेशन एंड द डिपेंडेंसी एनालिसिस। इसी चीज को हमने आगे जानना है। देन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जिसमें हम 5 चीजों को देखेंगे: रिक्वायरमेंट्स एंड फंक्शनल एनालिसिस। और मजे की बात ये कि ये यहाँ पे भी हो रहा है सिस्टम इंजीनियरिंग में और यहाँ पे भी हो रहा है। देन फंक्शनल डेवलपमेंट, जो कि प्राइमरली अगर हम प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट की बात करें तो सी लैंग्वेज अगर इस्तेमाल हो रही है तो सी लैंग्वेज के फंक्शंस की बात हो रही है, और अगर कोई और लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही तो उस लैंग्वेज के अंदर। और अगर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट की बात करें तो फिर फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम्स। Then design optimization, because optimization is needed everywhere, and verification and validation and iteration planning. These are the parts, the phases of the software engineering. इसी में से एक एक चीज को हमने जो है वो देखना है। सबसे पहले हम सिस्टम इंजीनियरिंग की बात करें तो सिस्टम इंजीनियरिंग का जो काम है, अगर हम देखें ये जो प्रोसेस है, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, फंक्शनल एनालिसिस, आर्किटेक्चरल स्पेसिफिकेशन एंड डिपेंडेंसी एनालिसिस। तो ये डायग्राम है जो कि आप देखें कि किस तरीके से जो एक्टिविटी डायग्राम है उसकी मदद से बताया गया है कि स्टार्ट होगा, प्रोजेक्ट इनिशिएट होगा। ऑब्वियसली हम जानते हैं कि एक मीटिंग होती है, प्रोजेक्ट की कफ मीटिंग, और उसके अंदर स्टेक होल्डर्स जो हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स को डिफाइन कर लिया जाता है, और स्केल्ड होल्डर की रिक्वायरमेंट्स बाज़ दफ़ा मौजूद नहीं है तो फिर दोबारा से उन पर वर्किंग की जाती है, और फिर उन रिक्वायरमेंट को एनालाइज किया जाता है और उसका रिव्यू भी किया, यानी मल्टीपल टाइम। देन फंक्शनल एनालिसिस किया जाता है उसका। अच्छा, ये सिस्टम इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट लेवल पे है और ब्लैक बॉक्स नेचर होती है प्राइमरी, यानी यूँ समझे कि सिस्टम की ज़्यादा डिटेल मौजूद नहीं है,
जैसे अगर एटीएम की बात हो रही है, ये जो बैंक्स में लगी हुई है, तो उनके अंदर जो डिफरेंट फंक्शंस हैं उनकी बात हो रही है। फंक्शन एनालिसिस रिव्यूज होते हैं, और उसके बाद डिजाइन सिंथेसिस यानी उसको जोड़ के फंक्शंस को, रिक्वायरमेंट्स को और फंक्शंस को एक डिजाइन तरतीब दिया जाता है, और आर्किटेक्चर डिजाइन बना के उसको फिर आगे जो है वो हैंड ओवर कर दिया जाता है। ये तो इसकी एक बिग पिक्चर है। आगे इसके अंदर भी जाएंगे। उसके बाद इसकी बिग पिक्चर ले लेते हैं, जो सिस्टम, ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, जिसको इसने डाउनस्ट्रीम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कहा है। इसमें अगर आप देखें तो एक स्टार्टिंग होगी, सबसे पहले आइट्रेशन प्लानिंग होगी। ऑब्वियसली हार्मोनी प्रोसेस में जो है वो मल्टीपल आइट्रेशंस होती है, तो आइट्रेशन की प्लानिंग होगी। यूज केस सेलेक्ट किया जाएगा, और फिर उस सिलेक्शन के ऊपर जो है वो डिफरेंट एक्शंस यानी मॉडलिंग होगी, डिजाइनिंग होगी, कोलैबोरेशन में भी और डिटेल में भी। इसी तरीके से ये जो है, ये जो फोर्क बना रहा है, यानी जहाँ ये एक्टिविटी 3 हिस्सों में डिवाइड हो रही है या 3 पार्ट्स ले रही है, प्रिपेयर फॉर वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन एंड कंटिन्यूअस आइटरेशन इंटीग्रेशन, सॉरी। और इसके बाद ये ज्वाइन हो रहा है, और ज्वाइन होने के बाद ये वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, और फिर जो है वो जो लास्ट पर्सपेक्टिव है जिसमें फिर ये आगे कंप्लीट होने जा रहा है। तो ये इसका एक जनरल ओवरव्यू है। आगे फिर इसके डिटेल्ड ओवरव्यू आएंगे। ये डिलीवरी प्रोसेस है, ये जो किताब है उसमें इसी चीज को फोकस किया है। मेरे ख्याल में इस पे हमारा सेशन भी ब्रेक हो जाएगा, और सेशन जब हम दोबारा से कंटिन्यू करेंगे तो फिर इसी डायग्राम से कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो सबसे पहले आप देखिए कि जब there are two possibilities. If there is an involvement of system engineering department, then the system, ये बात होगा जिसमें जो है वो हैंड ऑफ होगा। सिस्टम इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को हैंड ऑफ करेगा, और उसके बाद फिर आगे मल्टीपल सेट ऑफ एक्टिविटीज जो है उनमें ब्रेक हो जाएगा। जब ये सेट ऑफ एक्टिविटीज कंप्लीट होंगी तो फिर फाइनल प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर होगी। अब ये पार्ट जो है, ये सारे का सारा जो एम्बेडेड सॉफ्टवेयर यानी जो डिलीवरी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है वो परफॉर्म कर रहा है। इसमें देखें आइट्रेशन